ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शीर्षक दुबे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको 6 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। पहली बड़ी खबर, आप सरकार की दिल्ली पुलिस को चिट्ठी, हर अहम फाइल पहले सीएम को भेजी जाए। दूसरी बड़ी खबर, कश्मीर में पंडितों के लिए कॉलोनी के प्रस्ताव के खिलाफ अलगाववादियों का बंद। देश की बड़ी तीसरी खबर, सिर्फ मक्कार और बेईमान लोगों को मिलता है पद्म विभूषण, शरद यादव का बयान। खबर नंबर 4, भगवान या सरकार के भरोसे ना बैठे रहे किसान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। खबर नंबर 5, अगर बोस की जासूसी हुई तो क्या तत्कालीन गृह मंत्री पटेल को जानकारी थी, दिग्विजय सिंह। और देश की 6वीं बड़ी खबर, भारत फ्रांस के बीच 17 समझौते, पीएम मोदी बोले रक्षा क्षेत्र में मिलेगी बड़ी मदद। अब आपको पहली बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। पहली बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब दिल्ली पुलिस जो भी कुछ करेगी उसकी पहली जानकारी सीएम अरविंद केजरीवाल को होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में जारी किया है कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ बहुत सी सारी शिकायतें मिल रही हैं, उसकी जानकारी उन सीएम को नहीं हो पाती, इसलिए सीएम को पूरी जानकारी देनी होगी दिल्ली पुलिस को। आपको बता दें, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अब दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर नजर रखने वाली है। इसके चलते सरकार ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि वे सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से लेकर अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी सरकार को मुहैया कराएं। हालांकि लिखे गए पत्र में सरकार की ओर से 24 सितंबर 1998 को उस नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया गया है जिसे राष्ट्रपति की ओर से जारी करते हुए बताया गया था कि पुलिस के मामले में एलजी मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करें। आपको बता दें, पुलिस आयुक्त बस्सी को लिखे गए पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार के पास लोगों को ये शिकायत आ रही है कि पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज नहीं किए जा रहे हैं और लोग इस कारण परेशान हो रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं करते। पत्र में यह भी कहा गया है कि पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने आवश्यक हैं, इसलिए सरकार कैमरों का खर्च उठाने के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही उन स्थानों की भी जानकारी मांगी गई है जहां महिलाओं की सुरक्षा को खतरा बना रहता है। पत्र में यातायात व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख किया गया है और इसमें सुधार करने के लिए प्रयास करने हेतु कहा गया है। फिलहाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली पुलिस पे हावी है, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर लगती है कि जिस तरह से 49 दिन में सरकार थी उसमें भी दिल्ली पुलिस से जैसे कि उनके मंत्री के साथ जो बहस हुई थी वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस के लिए अब खतरा बनने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब इस बार दिल्ली पुलिस पे टेढ़ी नजर रखे हुए हैं। देश की दूसरी बड़ी खबर कश्मीर घाटी से है। जन्नत कही जाने वाली कश्मीर घाटी में अब लगातार सियासत जारी है। कश्मीरी पंडितों को लेकर लगातार सरकार और राज्य सरकार के बीच जो बीचों में गहमा गहमी बरती जा रही है, लगातार जिस तरह से मामला बढ़ता जा रहा है और तूल पकड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं अब कश्मीरी पंडितों के लिए भी एक नुकसान वाली बात हो गई है। क्योंकि बात अगर हम करें, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि मुख्यमंत्री हैं कश्मीर के, उन्होंने इस बार कह दिया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए किसी प्रकार की कोई टाउनशिप नहीं बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार, जिसको कह सकते हैं कि जो चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो अपने वादों से भी मुकर रही है। आपको बता दें, कश्मीर घाटी में रहने वाले कुछ कश्मीरी पंडित भी समुदाय के लिए प्रस्तावित अलग टाउनशिप के खिलाफ अलगाववादी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के विरोध में शामिल हुए हैं, जिस दौरान ये बारामूला में हुए पथराव में 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। आपको बता दें फिलहाल ये जो कश्मीरी पंडितों के लिए जो टाउनशिप बन रही थी उसको लेकर के अलगाववादियों का आज बंद है और उसी में शिक्षाविद पंडित बिशन जी, पंडित मोतीलाल भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता कुमार जी वाचू और कई लोगों ने, और यहाँ तक कि कई महिलाओं ने भी यहाँ पर लोगों के जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन में साथ दिया है। आपको बता दें, ये पूरा विरोध प्रदर्शन मोहम्मद यासीन मलिक के साथ किया गया है। जेकेएलएफ के प्रवक्ता ने कहा है कि ये मार्च लाल चौक की ओर गया हुआ है और इस दौरान लोग संग संग जिएंगे और संग संग मरेंगे नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों ने संवाददाताओं से ये भी कहा है कि जो बस्तियां अलग बनाई जा रही हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर बात की जाए कि बहुसंख्यक लोगों की, तो उन्होंने का कहना है कि केवल बहुसंख्यक समुदाय ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा निश्चित करता है। अलग होमलैंड बनाने में समुदायों के बीच दूरियां भी बढ़ेंगी और साथ में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भेदभाव का खतरा उत्पन्न हो सकता है। आपको बता दें कि मुसलमानों के मोहल्लों में रह रहे पंडितों का कोई खतरा नहीं है। जो आज हमारे यहाँ उपस्थिति है उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक अच्छा रहन सहन और अच्छे स्वभाव है। फिलहाल जिस तरह से यासीन मलिक का कहना है कि कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनको हमारे साथ रहना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं ये बात जरूर दिखती है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए जिस तरह से सियासत की जा रही है या फिर ये कह सकते हैं कश्मीरी पंडितों को अलग टाउनशिप नहीं दी जा रही है। तो एक बात साफ है कि अब कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर सेफ्टी कैसे मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर बात दो लोगों की जाए तो उन लोगों का कहना है कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम और सौहार्द है।
देश की तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, ये बात है पद्म विभूषण से जुड़ी हुई। पद्म विभूषण जो कि देश का सबसे अच्छा सम्मान माना जाता है, बड़ा सम्मान माना जाता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये इस पर भी अब सियासत जारी हो चुकी है। इस बार बयान आया है शरद यादव का। शरद यादव ने कहा है कि पद्म विभूषण जो है मक्कारों और बेईमानों को मिलता है। तो इसके बाद से लगातार जो बयानों का दौर है, जो सिलसिला है, वो कांग्रेस और कई और जो अन्य पार्टी, यहाँ तक कि बीजेपी अब इस चीज को कड़ा रुख ले चुकी है और इन लोगों के बीच अब बयानों का सिलसिला जारी हो चुका है। अपने अपने फन में माहिर लोगों को सरकार चुनकर उन्हें विशिष्ट नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है, मगर इस बार ये पुरस्कार विवादों में आ गया है। ये विवाद जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के बयान से पैदा हुआ है। आपको बता दें, अपने विवादास्पद बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शरद यादव ने पद्म सम्मान पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये सिर्फ मक्कारों, बेईमानों और बड़े लोगों को मिलता है। उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए कहा कि अब तक इस पुरस्कार के लिए गरीबों और आदिवासियों के बीच में से क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं किसी को चुना गया इसमें। आपको बताते चले कि शरद यादव ने अभी कुछ दिन पहले इस सामने सूरत पे भी सवाल उठाया था। राज्यसभा में बीमा बिल पर चर्चा के दौरान शरद यादव ने अचानक से साउथ की महिलाओं का जिक्र करते छेड़ दिया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि साउथ की महिलाओं का रंग तो सांवला होता है, लेकिन उनकी बॉडी तो काफी खूबसूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले लेखक सलीम खान ने पद्मश्री सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी हस्ती पद्मश्री से कई बड़ी है। फिलहाल जिस तरह से पद्म विभूषण को लेकर के विवादों का जो बयानों का विवाद चालू हुआ है, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं अपनी सियासत चमकाने के लिए या फिर मीडिया में सुर्खियां बनने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के सम्मान को लेकर जिनको सम्मान मिला है उनको कहीं ना कहीं ठेस भी पहुंचती है। अब छोटा है न्यूज रूम लाइव में ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको चौथी खबर से रूबरू कराते हैं। चौथी बड़ी खबर है नितिन गडकरी से। केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने इस बार एक जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए आहत भरा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसान सरकार या भगवान के भरोसे ना बैठें। आपको बता दें कि किसानों पर अभी ही जो प्राकृतिक जो विपदा आई है, आपदा आई है, उसकी मार पड़ी है, उसके बावजूद जिस तरह सरकार किसानों की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी का बयान किसानों को आहत देने वाला है। आपको बता दें, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान देकर विवादों को जन्म दे दिया है। उन्होंने किसानों को नसीहत देते हुए कहा है कि देश के किसान भगवान या सरकार के भरोसे ना रहें। किसानों को खुद ही अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिससे कि वो सुधार कर सकें। आपको बता दें, फसल बर्बादी की हताशा में 31 और किसानों की मौत शुक्रवार शाम तक हो चुकी है। अमरावती के साइंस कोर ग्राउंड में कृषि विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे नितिन गडकरी ने किसानों को अपनी मानसिकता बदलने की नसीहत दे डाली। हालांकि उन्होंने किसानों से नई तकनीक अपनाने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि भगवान या सरकार पर भरोसा न करें, किसानों को अपने जीवन में सुधार के लिए खुद ही पहल करनी होगी। नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाकर जीवन अपने आप को खुद बदल सकते हैं। जहां तक कि नसीहत की बात है तो वो ठीक है, लेकिन एक सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या किसान कुदरत की मार से कैसे निपटेगा। अफसरान तबाह किसानों से कर रहे वसूली, इस मामले पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर किसान सरकार और भगवान भरोसे नहीं रहना चाहे तो फिर गडकरी के भरोसे रहना चाहिए।
फिलहाल प्रकृति की मार झेल रहे किसानों को अब सरकार के मंत्रियों की भी मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार किसानों के ऊपर जिस तरह सियासत चमका रहे थे, फसल के नुकसान पर मुआवजा देने का मरहम लगा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अब किसानों को दर्द भी दे रहा है। क्योंकि वजह यहां पर यह है कि नितिन गडकरी ने जिस तरह का बयान दिया है, उससे किसान जिस तरह से पहले से ही हताश थे और उनके बयान के बाद से और हताश होंगे। देश की पांचवी बड़ी खबर जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई है। नेताजी पर जिस तरह से लगातार जासूसी का मामला गर्माता जा रहा है और कहीं ना कहीं सियासत का एक जो सियासत की रोटी है वो लगातार पकाई जा रही है, और उसी सिलसिले में उसी कड़ी में आज एक और नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी का मामला अब गर्म हो गया है। इस मामले में जहां सियासत तेज हो गई है, वहीं अब नेताजी के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले की जांच SIT से कराने की मांग की है। गौरतलब है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके परिजनों की जासूसी करने का मामला हाल ही में सामने आया है। कहा गया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोस के परिजनों की जासूसी कराई गई थी। नेताजी के परपोते चंद्र बोस ने कहा है कि पंडित नेहरू के इशारों पर ही जासूसी हुई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सुभाष चंद्र बोस उनसे बड़े नेता न बन जाए। नेताजी के परपोते ने यह भी दावा किया है कि नेताजी की मौत किसी हवाई दुर्घटना में नहीं हुई है। इसके बाद से एक और नए विवाद को जन्म दे दिया है इस बयान ने। आपको बता दें कि ये जासूसी संबंधी बातें सामने आने पर उनके परिवार को बहुत दर्द हुआ है। इस मामले में संबंधित सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करना चाहिए, इसकी बात भी रखी गई है। इधर राजनीतिकों के द्वारा इस मामले को राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यदि बोस की जासूसी हुई है तो क्या इसकी जानकारी उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं थी। बताया गया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1948 से 1968 के बीच बोस परिवार की जासूसी IB से करवाई थी। जिस तरह से बोस की जासूसी का मामला आया है, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी कुर्सी जाने का भी डर था, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामला बढ़ता जा रहा है उसमें एक बात जरूर है कि जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी की जो मृत्यु हुई है उसमें कहीं ना कहीं कोई पेच है, क्योंकि जिस तरह का मामला उस वक्त हुआ था, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसमें उनकी मौत हुई थी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं अब पेच निकलते जा रहे हैं। कि उसकी वजह यह है कि उनके परिवारों का कहना है, परिवारजनों का कहना है कि उनकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक कोई सोची समझी साजिश थी। आखिरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आखिरी खबर है देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं और उन्हीं यात्राओं में लगातार आर्थिक सुधार और रक्षा सुधार के लिए वो लगातार उनके प्रयास जारी है। और उसी कड़ी में एक बार और एक नया समझौता हुआ है। फ्रांस के साथ 17 समझौते किए गए हैं, जिसमें रक्षा, खासतौर से रक्षा मुद्दा जो अपनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं देश की रक्षा में भी अब आने वाले समय में इन समझौतों से एक मदद मिलेगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और शुक्रवार रात को भारत और फ्रांस के बीच 17 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने कहा है कि उनका देश आने वाले समय में भारत में 2 बिलियन यूरो का निवेश करेगा। इसके अलावा फ्रांस भारत के 3 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएगा। नागपुर और पौंडीचेरी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। समझौतों की जानकारी पीएम मोदी और ओलांद ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने साझा बयान में कहा है कि दोनों देश आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत और फ्रांस में 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया है कि फ्रांस की कंपनी रक्षा क्षेत्र में हमारा सहयोग करेगी और भारत में रक्षा उपकरण बनाएगी। मोदी ने बताया कि भारत फ्रांस में 36 राफेल जेट भी खरीदेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद से साझा बयान में कहा है कि फ्रांस को भारत का सबसे विश्वसनीय साझेदार बताया। भारत और फ्रांस के बीच 20 समझौते हो गए हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद ने साझा बयान में किया। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया उनके लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इनके लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने कहा कि उनका देश आने वाले समय में भारत में 2 बिलियन यूरो का निवेश करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने कहा कि उनका देश नागपुर और पौंडीचेरी को स्मार्ट सिटी बनाने में भारत की भी मदद करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भारत और फ्रांस सहयोग नहीं कर सके। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद से कहा है कि फ्रांस और भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मित्रों में से मोदी हैं। कहा आतंकवाद का विस्तार हो रहा है, वहीं इससे निपटने के लिए व्यापक रणनीति के समझौते भी किए जा रहे हैं। जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ सभी देश इकट्ठे होते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पीएम मोदी इस आतंकवाद के खिलाफ कड़ियां जोड़ते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज फ्रांस से 17 जो समझौते हुए हैं उसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भी एक समझौता हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं देश जो एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ जो है वो कई देश इकट्ठे होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश के आतंकवाद को खत्म करने की पुरजोर कोशिश भी की जाएगी। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
घोटाले मामले की जगन्नाथ मिश्रा ने सीबीआई कोर्ट में समर्पण कर दिया है। आप 2 बॉल के बाद धोनी बॉलर के पास पहुंच जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं। कुछ लग रहा है कि आपसी सामंजस्य अब बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं